Jai Hind students, in this session we are going to determine expression for torque acting on current carrying loop placed in uniform magnetic field. तो एक करंट कैरिंग लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम्स बना लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिराइव करेंगे। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। In this diagram, N and S, they are magnetic poles. PQRS is a rectangular loop. Length of this rectangular loop is supposed to be small l and breadth of this loop is supposed to be small b. तो ये PQ and RS जो आर्म्स नज़र आ रही हैं इनकी लेंथ स्मॉल l हमने मानी है और QR एंड PS जो आर्म्स हमें नज़र आ रही है उनकी जो ब्रेड्थ है वो हमने स्मॉल b मानी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में PQRS में से जब करंट आई हम फ्लो करेंगे तो आप देखें PQ एंड RS ये दो आर्म्स हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है तो इनके ऊपर लॉरेंस फोर्स होगा, जबकि QR एंड PS दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? तो जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा? करंट पास करेंगे तो PQ आर्म को अगर हम देखें, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट मूविंग अपवर्ड्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब? इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो PQ आर्म के ऊपर अंदर की ओर एक फोर्स डेवलप होगा। इसी तरह से RS आर्म को देखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। What is the direction of thumb? It is perpendicular to plane of the board and outward direction. तो इस आर्म पर इनवर्ड डायरेक्शन में और इस आर्म पर आउटवर्ड डायरेक्शन में इक्वल फोर्स डेवलप होगा, एक कपल डेवलप हो जाएगा, इसे हम डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। इस डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा। क्लियर? तो इस कपल की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क की बात करें तो वी नो दैट टॉर्क टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक तो हमें ये जो PQ एंड RS आर्म्स हैं इन पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो पता करना है, और ये जो कपल फॉर्म हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो भी कैलकुलेट करना है। तो एक डायग्राम की और जरूरत पड़ेगी, तो लेट्स ड्रॉ दैट डायग्राम ऑल्सो। अब पहले इस डायग्राम को अपन समझ लेते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे पता चला? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल है। इसके अंदर अभी हमने ये देखा कि ये जो अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इस आर्म के ऊपर फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, उस आर्म के ऊपर फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी। इसको हम ऊपर से देखें, ऊपर से देखें तो ये ऐसे ही नजर आएगी। तो ये इसका Q पार्ट है और इसका R पार्ट है। ये अंदर की ओर फोर्स लग रहा है F, ये बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज व्हाई दे आर डेवलपिंग ए कपल ओवर हियर, डिफ्लेक्टिंग कपल ओवर हियर, इजंट इट? ये जो लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज इन फैक्ट एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली ये इमेजिनरी लाइन है, ये इसकी एक्सिस कहलाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा फॉर्म कर रही है। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम इसको देख रहे हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा फॉर्म कर रही है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी। सबसे पहले अपन फोर्स की बात करें, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो लॉरेंस फोर्स F इक्वल्स टू ILB sin 90। तो यहाँ पर PQ या RS किसी भी आर्म की बात करें उनमें से करंट आई फ्लो हो रहा है
और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, मीन्स फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री होगा। हमने ये माना है कि इनकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल है और ब्रेथ जो है वो स्मॉल बी है, तो यहाँ डायग्राम में भी अपन लिख देते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। दिस इज एल एंड दिस इज बी, यही यहां पर आपको मिलेगा ब्रेथ बी। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू और आर एस, किसी के भी ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो कोई भी ले सकते हैं, F इक्वल्स आई एल बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इन ट्रायंगल टी क्यू आर साइन थीटा इक्वल्स टी आर अपॉन क्यू आर और टी आर इक्वल्स क्यू आर साइन थीटा और टी आर इक्वल्स बी साइन थीटा। क्यू आर कितना है, इसके ब्रेथ के बराबर जो हमने स्मॉल बी माना है। तो ये टी आर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसे है इसको भी आप समझ लें। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो यहां पर ये फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है, यहां पर ये फोर्स इस तरह से एक्ट करता है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं, तो वो यहां पर क्या हो गया, टी आर। देयरफॉर पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट टाउ इक्वल्स आई एल बी इंटू बी साइन थीटा और टाउ इक्वल्स आई बी ए साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये ए कहां से आ गया। दिस ए इज एरिया ऑफ द लूप, सिंस लैंड इनटू ब्रेथ इक्वल्स एरिया, देयरफॉर हियर ए इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप। अगर ये लूप की जगह एक कॉइल होता जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होते, टॉ का एक्सप्रेशन क्या हो जाता, टॉ इक्वल्स एन आई बी ए साइन थीटा। तो लूप की जगह n नंबर ऑफ टर्न्स वाली कोई रेक्टेंगुलर कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होती तो उसके लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन टॉ इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन थीटा हो जाता। दोनों से ही पता चल रहा है कि जो टॉर्क है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। एफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, टाव इक्वल्स 0, साइन 0 0 होता है। एफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, टाव इक्वल्स एन आई बी ए विच इज मैक्सिमम। तो ये कंडीशन क्या है, थीटा से यहां पर क्या मतलब है, व्हाट इज थीटा, दिस इज द एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ द लूप और कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अगर हम इसी डायग्राम की बात करें, जब ये एकदम इस तरह से फ्लैट है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ हो गई, ये एरिया है इसके परपेंडिकुलर, इमेजिनरी लाइन ही एक्सिस कहलाती है, तो एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर यहां पर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, इस आर्म के ऊपर अंदर की ओर, इस आर्म के ऊपर बाहर की ओर। तो ऐसे अल्टीमेटली फिर क्या होगा, ये रोटेट होकर ऐसे रुक जाएगी, हाफ रोटेट हो जाएगी। जैसे हाफ रोटेट होगी, इस आर्म पे अंदर की ओर, इस आर्म पे बाहर की ओर, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में एक ही लाइन में आ गए, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो वही कंडीशन ये है, तो वही कंडीशन ये है, मतलब जब इसके ऊपर क्यू आर्म के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, आर आर्म के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, तो ये जो आर्म है घूम के ऐसे हो जाएगी, तो ये जो थीटा है ये 0 डिग्री हो जाएगा, इसी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर?